Hello everyone, welcome to ChemUp Academy. So in today's lecture we shall be talking about the chemical properties of alkenes. In the previous lecture we started with the chemical properties, not the chemical properties, actually alkenes we started, and along with that we discussed their preparation and certain sort of other chemical, whether they are polar or not, which type of reaction can occur on them, and what is their shape, availability, isomerism we discussed about. So आज हम जो डिस्कस करेंगे that will be your chemical properties. So we have, you can write down the name of the unit as hydrocarbons, and this is your lecture number 5. Topic is chemical properties of alkenes. So chemical properties is your topic. In the previous lecture, if we revise your previous lecture में we started with alkenes, and during our discussion we discovered that any species having double bond or any species which is unsaturated is known to be as alkane, and knowingly we have alkane as ethene as its first element. This is what we had discovered. Also, the pi bond the pi bond has electronic cloud, due to which electrophiles can attack on it. Because whenever we draw anything like this, so we say that because of this pi bond there shall be electron cloud over here and electron cloud over here. Due to this electronic cloud, what do we call it? We call it to be as free electrons are available. Free electrons are available for इलेक्ट्रोफाइल. एंड इलेक्ट्रोफाइल कौन सी स्पीशी होती है? इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीशी होती है जिसको इलेक्ट्रॉन से प्यार होता है, तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी. फाइल मीन्स लव and electro refers to your electrons. So electrophile is that species which actually loves electron. So यहाँ पर जो पाई बॉन्डिंग सिस्टम है उसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं. ये सिस्टम भी हमने देखा था कैसे कि अगर थोड़ा और रिमेंबर वाला पार्ट आता है तो पी ऑर्बिटल ऐसे लाई करी थी, ड्यू टू विच यहाँ पर साइड वाइज ओवरलैप करके ये साइड वाइज ओवरलैपिंग की वजह से ये साइड वाइज ओवरलैपिंग की वजह से there was formation of the pi bond. The pi bond was formed because of this sidewise overlapping. So this was known to be as your pi bond. यहाँ पर pi bond का formation हुआ था. अब इसी के बाद अगर हम और कहानी देखें अपने एल्कीन्स के सिस्टम की, तो हमने यहाँ पर आइसोमेरिज्म पढ़ा था. एल्कीन्स के सिनेरियो में हमने पढ़ा था आइसोमेरिज्म. आइसोमेरिज्म में भी दो थे, एक था आपका स्ट्रक्चरल एंड अनदर वन वाज ज्योमेट्रिकल. ज्योमेट्रिकल थोड़ा नया था क्योंकि एल्कीन्स के केस में तो नहीं था, तो ज्योमेट्रिकल यहाँ नया था. स्ट्रक्चरल में आप बोल सकते हो चेन हमने पढ़ा था, और चेन की भी शुरुआत हुई थी किससे? फोर्थ एलिमेंट से. ठीक है, तो वहां से हमने चेन का स्ट्रक्चर जो है वो पढ़ना शुरू किया था. फिर यहाँ पर अगर हम ज्योमेट्रिकल की बात करते हैं, फोर्थ एलिमेंट काट दो. अगर हम ज्योमेट्रिकल की बात करते हैं तो ज्योमेट्रिकल कब एग्जिस्ट कर रहे थे? एग्जिस्टेड because of different arrangement, different spatial. स्पेशल का मतलब होता है स्पेस में अरेंजमेंट, स्पेस में इसको बोलते हैं स्पेशल. तो डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट, इसी की वजह से हमें जो है
चीज़ें देखने को मिलती थी। और अगर हम इसको फर्दर क्लासीफाई करें तो इसको फर्दर क्लासीफाई भी कर सकते हैं एज सिस एंड एज योर ट्रांस। और जब हमने सिस और ट्रांस बनाए थे तो उसमें हमने पाया था क्या, जो सिस वाले होते हैं दे आर पोलर इन नेचर, वेराज जो ट्रांस वाले होते हैं दे आर नॉन पोलर इन नेचर। नॉन पोलर और पोलर की कहानी यहाँ तक हमें समझ में आ गई थी। और इसके बाद हमने किया था प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स, हमने किया था प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स, जिसमें हमने वेरियस टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़ी थी, जिसमें से पहली तो आपकी हाइड्रोजनेशन ही रिएक्शन थी। हाइड्रोजनेशन के थ्रू, हाइड्रोजनेशन किसका, ऑफ एल एल्काइंस का अगर हाइड्रोजनेशन करेंगे तो आपके जो है एल्कीन्स बन जाती थी। या फिर आप क्या करो यहाँ पर, अगर आप पीडी और सी की प्रेजेंस में भी रिएक्शन कराते हो जिसको आप बोलते थे लिन-लार्स नॉट कांस्टेंट, लिन-लार्स कैटलिस्ट, तो इसकी प्रेजेंस में भी आपकी रिएक्शन हो जाती थी। और यहाँ पर होता था डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। एक तो ये रिएक्शन होती थी जिसके अंदर वी ऑब्जर्व्ड व्हाट, बीटा एलिमिनेशन। तो ये सारी टर्म्स हम ऑलरेडी कल कर चुके थे, दोज हु हैव नॉट सीन द लेक्चर कैन गो एंड व्यू। फिर इसी के साथ अगर हम बात करें अपने दूसरे टॉपिक की, तो दूसरा टॉपिक था हमारा, अगर और किसी और तरीके से रिएक्शन करवानी है तो वो क्या टॉपिक था, अगर किसी और तरीके से हम रिएक्शन करवाने भागते थे तो वहां पर हमने पढ़ा था डी हैलोजिनेशन रिएक्शन पढ़ी थी, उसके थ्रू भी हम करा सकते थे। तो कुछ इस टाइप के हमारे पास रिएक्शन थी, प्रिपरेशन थी, और अब तक हमने कर लिया था कि एल्कीन्स की इतनी कहानी हम जान चुके। अब एल्कीन्स की जो मेजर कहानी आती है वो आती है कि अब आप इसकी फिजिकल एक्टिविटी कैसे बताओगे। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज की, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो शुरुआती दौर की गैसेज होती हैं, जैसे कि आपकी C2 वाली हो गई या फिर C3 वाली हो गई, ये यूजुअली गैसेज होती हैं। धीरे 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 जैसे आप C4 C5 या इससे ऊपर लेना शुरू करते हो तो ये आपकी बन जाती हैं लिक्विड केस में। और अगर आप इससे इससे भी ऊपर ले लेते हो या फिर आप हायर ले लेते हो, हायर कार्बन चेन्स लेते हो, तो हायर कार्बन चेन्स लेने का मतलब है कि आपका कंपाउंड बन जाएगा सॉलिड। और जैसे जैसे आप नीचे आते रहोगे वैसे वैसे ही आपके बॉइलिंग पॉइंट के अंदर इंक्रीज देखने को मिलेगा, बॉइलिंग पॉइंट के अंदर भी आपको इंक्रीज देखने को मिलता है। तो ये थी इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। और अगर आप देखना चाहो तो इनका स्टेट देख सकते हो, स्टेट जो अभी हमने डिफाइन किया। फिर इनके कलर देख सकते हो, यूजुअली ये होती है कलरलेस, ये होती है कलरलेस। किसकी बात हो रही है, इथीन की बात हो रही है, ये कलरलेस होती है। बट इसके पास कोई डिस्टिंक्ट स्मेल होती है। डिस्टिंक्ट स्मेल का मतलब हुआ कोई अलग स्मेल जिससे इसको पहचाना जा सकता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये यूज एज अ फ्यूल, यूज एज अ फ्यूल। तो ये इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी कि हाँ ये ऐसे अवेलेबल हैं, ये वो कहानी इनकी आ गई। अगर हम बात करें अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज की तो यहाँ से आपका लेक्चर शुरू होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब हुआ कि अगर आपके पास एल्कीन है तो वो रिएक्ट कैसे करेगा, ये हुआ केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब। तो याद करो, अगर आप एल्कीन बनाते हो तो अभी आपको बताया था क्या कि अगर आप एल्कीन बना रहे हो तो एल्कीन के पास तो एक सिंगल बॉन्ड है, अलोंग विद दिस पाई बॉन्ड की वजह से यहाँ पर ऊपर और पाई बॉन्ड की वजह से नीचे दोनों तरफ पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। यहाँ पर होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स, और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मोबाइल। मोबाइल मतलब होता है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है दे कैन रोम फ्रीली, ये अवेलेबल है। अगर आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स घूमते हुए दिख जाते हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि कोई भी इलेक्ट्रोफाइल स्पीशी होगी तो उसके पास अटैक करने के लिए ऑप्शन रहेगा। कैसा अटैक, एक बार वो यहाँ भी अटैक कर सकती है, कहीं पर भी ऊपर भी अटैक कर सकती है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में, या नीचे के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में भी इट कैन अटैक। और बिकॉज ऑफ दिस अटैक ओनली आगे की फर्दर रिएक्शंस होती हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगे।
किस टाइप ऑफ रिएक्शंस? इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस देखने को मिलेंगी, क्योंकि आने वाली जो स्पीशी है वो इलेक्ट्रोफाइल है, और उसको हम यहाँ पर कह रहे थे कि जो हमारे पास एल्कीन है, जो हमारे पास एल्कीन है दैट इज इलेक्ट्रॉन रिच। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो इस वजह से हम कहते हैं क्या कि यहाँ पर कौन सी रिएक्शंस देखने को मिलेगी? आपको इलेक्ट्रोफिलिक सॉर्ट ऑफ रिएक्शंस देखने को मिलेगी। वहीं पर अगर आप याद करो अपनी पुरानी कहानी जहाँ पर आपने जनरेट किया था एल्केन को एल्कीन की मदद से, तो अगर आप देखोगे कि आपके पास एल्कीन था और कोई भी एल्कीन को अगर आप H2 की प्रेजेंस में प्लैटिनम ले लो, पैलेडियम ले लो और हीट कर देते थे, तो यहाँ पर आपकी रिएक्शन कुछ ऐसी हो जाती थी। मतलब हाइड्रोजन एक इधर आ गया और दूसरा हाइड्रोजन इधर आ गया और ये बॉन्ड गया टूट। तो यहाँ पर देखो, यहाँ लिया हमने एल्कीन और यहाँ से बना दिया एल्केन। बिकॉज एल्कीन वॉज इन्वॉल्व इन दिस, तो यहाँ पर एक पहली रिएक्शन आ जाती है आपके सामने जिसको बोलते हैं क्या? एल्कीन रिएक्ट करती है आपकी हाइड्रोजन के साथ और वहीं पर आपका बन जाता है एल्कीन। तो ये आपकी पहली रिएक्शन आ गई कि कैसे एल्कीन एल्कीन के साथ रिएक्ट करती है। वहीं अगर हम बात करें कि आपकी अगर दूसरी रिएक्शन है, कोई भी आपके पास एल्कीन है और एल्कीन को आप किसी भी हैलोजन से रिएक्ट कराते हो, तो क्या रिएक्शन होगी? जैसे सपोज हम लेते हैं कोई भी एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसको मैंने किसी ब्रोमीन से रिएक्ट करा दिया। ब्रोमीन या एक हैलोजन है तो ब्रोमीन से रिएक्ट करा दिया। ब्रोमीन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ब्रोमीन बॉन्ड और ब्रोमीन। इस वाले कंपाउंड को भी हम थोड़ा ऐसे मॉडिफाई करके लिख देते हैं लाइक दिस। अब क्या होगा? यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ये ब्रोमीन इधर जाकर जुड़ेगा और ये ब्रोमीन जाकर के जुड़ जाएगा इधर। तो क्या आपको देखकर नहीं लग रहा कि यहाँ से बॉन्ड टूटा और रिएक्शन हो जाएगी कुछ ऐसी CH2Br और यहाँ बॉन्ड CH2Br। तो कुछ इस टाइप की आपकी रिएक्शन हो जाएगी। सिमिलरली आप ऐसे भी रिएक्शन लिख सकते हो, जैसे कि वी हैव CH3CH2। इसके लिए आप क्लोरीन ऐड करा दो यहाँ पर। और एक और रिएक्शन ले लेते हैं CH3CH2CH 1 2 3 4 1 2 3 4। तो वैलेंसी ऐसे बैलेंस करके और यहाँ पर आप ब्रोमीन की रिएक्शन करा दें। ठीक है, तो यहाँ पर कोई काम नहीं होगा एक्स्ट्रा। क्या होगा? सिंपली अगर देखा जाए तो बॉन्ड यहाँ से टूटेगा डबल बॉन्ड और एक ब्रोमीन इसके पास और एक ब्रोमीन इसके पास। सिमिलरली क्लोरीन के लिए भी क्या सीन होगा? क्लोरीन की अगर बात करें तो बॉन्ड है ऐसा, तो बॉन्ड टूटा एक क्लोरीन इनके पास और दूसरा क्लोरीन इनके पास और रिएक्शन के आपके प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। ये कहानी थी जब आपके पास सिमेट्रिकल एल्कीन थे। सिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब वो क्या हुआ? चलो ठीक है, ये कहानी थी। अब इसके बाद इंस्टेड ऑफ हैलोजन ऐड करने की बजाय अगर मैं ऐड करूं अपना हैलोजन या फिर हेलाइड, जैसे कि हाइड्रोजन हेलाइड ऐड करते, जैसे HBr ऐड कर सकते हैं, HCl ऐड कर सकते हैं, HID ऐड कर सकते हैं। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि वैसे तो आयोडीन जो होता है वो लीस्ट रिएक्टिव होता है, पर जो आयोडीन के कंपाउंड्स होते हैं वो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज लिखते हैं तो आप लिख सकते हो क्या? ऐसे लाइक दिस विल योर रिएक्टिविटी सीरीज कम। कि वैसे तो आयोडीन लीस्ट रिएक्टिव है पर आयोडीन के कंपाउंड जो होते हैं वो मोस्ट रिएक्टिव हो जाते हैं। अब यहीं से एक कहानी आती है क्या कि अगर आपके पास हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड है या फिर कोई भी ऐसी स्पीशी है, तो देखो मुझे ऐड करना है अपने किसी एल्कीन पर, तो सबसे छोटा एल्कीन ले लेते हैं। तो मैंने हाइड्रोजन हेलाइड लिया और मैंने ऐड कर देना। हाइड्रोजन हेलाइड को हम काट करके लिख सकते हैं HCl और इस वाले ग्रुप को भी आप लिख सकते हो CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या होगा? यहाँ पर आपका एक बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से भी बॉन्ड टूटेगा। ये हाइड्रोजन गया इसके पास और ये क्लोरीन गया इसके पास। तो कंपाउंड कुछ ऐसा बनेगा CH3 और CH2Cl। कंपाउंड तो कुछ ऐसा बन गया। क्या हो अगर सेम रिएक्शन हो पर मैं रिएजेंट थोड़े दूसरे ले लूँ, जैसे कि मैंने लिया CH3CH
हाँ, तो रिएक्शन मैंने कुछ ऐसे ले ली। क्या आपको देखकर लग रहा है यहाँ पर कि अगर मैं हाइड्रोजन तोड़ती तो या फिर मैं हाइड्रोजन को यहाँ ऐड करूँ या फिर यहाँ ऐड करूँ, क्या ये दोनों स्पीशीज सेम नहीं है? कहीं पर भी आप हाइड्रोजन को ऐड करो दोनों स्पीशीज सेम है, या फिर मैं क्लोरीन की भी बात करूँ तो मैं कहीं पर भी क्लोरीन को ऐड करूँ तो भी मेरी दोनों स्पीशीज CH2 में ही जाएगा, तो मेरा जो प्रोडक्ट बनना है वो उसमें ज़्यादा फर्क नहीं बनेगा। सपोज मैं उल्टा करके भी ऐड कर देती हूँ, अगर क्लोरीन को मैंने इसमें नीचे ऐड किया है तो दूसरे वाले केस में हम क्लोरीन को ऊपर भी ऐड कर सकते हैं। क्या ये दोनों सेम प्रोडक्ट नहीं है? ये तो दोनों सेम ही है। तो ये वाली रिएक्शन को जब आप सेम सेम जगह पर कराते हो तो ऐसे को बोल देते हो आप सिमेट्रिकल, ऐसी स्पीशीज को बोल देते हैं सिमेट्रिकल। वेयर एज कुछ सिनेरियो ऐसे आते हैं कि अगर यहाँ पर HCl को ऐड किया जाए तो क्या हो, अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, या तो ऐसे HBr को ऐड कर देते हैं, इधर कितना ऐड किया था HCl, हाँ, तो HBr को ऐड किया अगर तो क्या होगा कि अगर ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ से भी एक बॉन्ड टूटेगा, तो हाइड्रोजन इधर जाएगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2CH2Br, या फिर आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा दूसरा कि हाइड्रोजन इधर ना जा करके दूसरे में हाइड्रोजन इधर भी तो जा सकता है, क्योंकि अगर हाइड्रोजन इधर जा रहा है तो प्रोडक्ट ऐसा बन रहा है, अगर हाइड्रोजन इधर जाएगा तो प्रोडक्ट ऐसा बन रहा है। क्या आपको देखने से लग रहा है कि ये दोनों प्रोडक्ट सेम है? नहीं, ये दोनों प्रोडक्ट सेम नहीं है। कैसे? यहाँ पर बन रहा है 1 ब्रोमो प्रोपेन, और अगर हम इस प्रोडक्ट की बात करते हैं तो यहाँ बन रहा है 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि दोनों ही प्रोडक्ट बनेंगे, प्रोडक्ट इन दोनों में से कोई एक सही है, या तो ये सही है या फिर ये सही है, दोनों तो नहीं बनेंगे, सिर्फ एक प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि मेजॉरिटी में सिर्फ एक प्रोडक्ट बनता है। हाँ, थोड़ा बहुत 22 प्रोडक्ट बन सकता है, बट मेजॉरिटी में एक प्रोडक्ट बनेगा। तो हाउ टू डिसाइड कि हाइड्रोजन को इसके पास जाना चाहिए या हाइड्रोजन को इसके पास जाना चाहिए, ये चीज डिसाइड करने के लिए हमारे पास एक लॉ आता है जिसको हम बोलते हैं मार्कोनिकोव। ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस डायरेक्टली आ सकते हैं। इस लॉ का कहना है कि मोस्ट नेगेटिव पार्ट, आने वाली स्पीशी का मोस्ट नेगेटिव पार्ट will combine with that carbon having less hydrogen। इसका मतलब क्या हुआ, ये कहता है अगर कोई HBr आ गया आपके पास तो HBr में अगर हम बॉन्ड तोड़ देते हैं तो एक बनता है H पॉजिटिव और Br बनता है नेगेटिव। तो ये जो नेगेटिव स्पीशी की बात कर रहे हैं ये नेगेटिव स्पीशी Br है, ठीक है। ऑल्सो ये लॉ सिर्फ एप्लीकेबल है आपके HBr वाले सिनेरियो के ऊपर। तो अगर कोई आप नेगेटिव स्पीशी लेते हो तो ये HBr की बात कर रहे थे जिसमें से आप Br की एक नेगेटिव स्पीशी लेते हो, तो ये बोल रहे हैं ये जो Br है ये उस कार्बन के पास जाएगा जहां पर होते हैं कम हाइड्रोजन। पीछे वाले एग्जाम्पल पर चले अगर हम, तो इसने बोला ये जो नेगेटिव स्पीशी है ये उस कार्बन के पास जाएगी जहां पर है कम हाइड्रोजन। क्या हमें हाइड्रोजन काउंट करने आते हैं? तो वी कैन काउंट द हाइड्रोजन डायरेक्टली। जैसे यहाँ पर इस कार्बन की अगर हम बात करें तो इस कार्बन के पास है सिर्फ एक हाइड्रोजन, और अगर हम बात करते हैं अपने ये वाले कार्बन की तो इस कार्बन के पास है 2 हाइड्रोजन। तो आपको नहीं लग रहा कि क्योंकि कार्बन 1 के पास कम हाइड्रोजन है तो जब इस वाले कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन लगा होगा तो ये प्रोडक्ट माना जाएगा मेजर, और ये तो नहीं बनेगा इतना। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसको जस्टिफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसको जस्टिफाई करने के लिए हम इसका मैकेनिज्म लिख सकते हैं। मैकेनिज्म कैसे लिखेंगे? इन ऑर्डर टू जस्टिफाई इट वी कैन राइट इज मैकेनिज्म। अगर मैकेनिज्म लिखने पर आए तो क्या हुआ, ये आपके पास स्पीशी थी और ये आपके पास स्पीशी थी, हाइड्रोजन ब्रोमाइड को आपने तोड़ दिया एट H पॉजिटिव और Br नेगेटिव, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसमें वी हैव CH3 CH2 ये वाली स्पीशी थी, यहाँ से मैंने बॉन्ड को तोड़ा, जैसे ही बॉन्ड को तोड़ा तो क्या होगा,
यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन पॉजिटिव को भी ऐड कर दिया। बॉन्ड तोड़ने के बाद जब हाइड्रोजन पॉजिटिव ऐड हो गया तो दो सिनेरियो बने, क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन की कमी पूरी हो गई तो कार्बोकेटाइन एक तो यहाँ जनरेट हुआ। दूसरा सिनेरियो क्या बन सकता है? दूसरा बन सकता है एक सिनेरियो बना कि या तो आपने हाइड्रोजन को यहाँ ऐड किया, दूसरा सिनेरियो आपने हाइड्रोजन को यहाँ ऐड किया। तो दिस इज योर केस नंबर 1, दिस इज योर केस नंबर 2। उसके हिसाब से आपका ये बना केस नंबर 1 और ये बना आपका केस नंबर 2। अब यहाँ से देखने से क्या लग रहा है? यहाँ से देखने से डायरेक्ट लग रहा है कि ये है हमारा प्राइमरी कार्बोकेटाइन, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। और यहाँ जो बना दैट इज आर सेकेंडरी, क्योंकि ये अकेला कार्बन एक ये वाले कार्बन से जुड़ा है और एक ये वाले कार्बन से जुड़ा है। ये कार्बन तो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा था, हेंस इट इज कॉल्ड प्राइमरी। ये कार्बन तो दो कार्बन से जुड़ा है, हेंस इट इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। और कार्बोकेटाइन में अगर स्टेबिलिटी देखी जाती है तो हमें पता है प्राइमरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कम होती है एज कंपेयर टू द सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। तो यहाँ से प्रिवेल कौन करेगा? ये करेगा। यहाँ से प्रिवेल कर गया ये। अब कार्बोकेटाइन को किससे हम रिएक्ट करा सकते हैं? कार्बोकेटाइन की रिएक्शन हम करा सकते हैं अपने Br नेगेटिव के साथ। जब Br नेगेटिव जाएगा और इसके ऊपर अटैक करेगा तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा 2-ब्रोमोप्रोपेन। हेंस इसका मैकेनिज्म भी आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछ सकते हैं कि बताओ मैकेनिज्म कैसे था, क्या किया। तो लाइक दिस यू कैन शो कि हाँ चीज़ें ऐसे ऐसे प्रोसीड कर रही थी। तो इसी के साथ आपकी बहुत सारी रिएक्शंस आ जाती हैं, जैसे कि अगर आपको CH3 CH डबल बॉन्ड CH इसके ऊपर अगर मुझे वाटर ऐड करना है, वाटर को अगर हम खोल के लिखें तो OH नेगेटिव होता है और एक H होता है पॉजिटिव। जब ये सिनेरियो आया तो वी कैन फॉलो द मार्कोनिकॉव रूल। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल जो नेगेटिव पार्ट होता है वो उस कार्बन के पास जाएगा जहां पर कम हाइड्रोजन है। यहाँ तो हाइड्रोजन सेम ही है तो सिनेरियो तो सेम ही बन गया। ये हटा देते हैं यहाँ से एंड यहाँ बनाते हैं 1 2 3 4। हाँ, तो उस कार्बन के पास जाएगा OH नेगेटिव जहां पर हाइड्रोजन कम है। अब हाइड्रोजन कम कहाँ है? अगर ये बॉन्ड टूटा तो कुछ सिनेरियो बना ऐसा CH3 CH2 CH। यहाँ पर सिर्फ एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर दो हाइड्रोजन है तो यहाँ जुड़ेगा OH और यहाँ जुड़ जाएगा आपका ये। तो आप इस प्रोसेस से आप एल्कोहलिक ग्रुप भी बना सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ एक और रिएक्शन कर लेते हैं। ये थी आपकी रिएक्शन विद वाटर, इसको बोलेंगे रिएक्शन विद वाटर। सिमिलरली आप कर सकते हो क्या? आप कर सकते हो रिएक्शन विद एसिड। एसिड में भी क्या? आप ले लो सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड की कहानी क्या होती है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है कुछ ऐसा, और सल्फ्यूरिक एसिड क्योंकि एसिड है तो सबको ब्रोंस्टेड, लॉरी और अरेनियस की थ्योरी पता होगी जो कहती है क्या कि इन सारी थ्योरी का मिक्सचर करके हमें पता चला कि जो भी एसिड होते हैं वो हमेशा H प्लस देते हैं। तो हमारे पास कोई भी एल्कीन है, जैसे वी हैव दिस एल्कीन, तो इस एल्कीन में इसने दिया हाइड्रोजन एज H पॉजिटिव और ये रहा आपका नेगेटिव पार्ट। तो नेगेटिव पार्ट अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जहां पर कम हाइड्रोजन है। तो नेगेटिव पार्ट आपका जाना चाहिए इस वाले कार्बन के पास। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी समवट लाइक OSO3H और यहाँ पर आ जाएगा आपका CH3। सो ये कुछ बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। अब कुछ सिनेरियो ऐसे होंगे कि जहां पर आपको देंगे तो HBr एज अ रिएक्टेंट, पर उसके साइड आपको मिलेगा परऑक्साइड। HBr के साथ साथ आपको मिलेगा परऑक्साइड। जब आपको HBr के साथ साथ मिल जाए परऑक्साइड तो आपके दिमाग में होगा कि क्योंकि HBr है
तो हमें करना है मार्कोनिकॉव रूल फॉलो। पर यहाँ पर अगर आप मार्कोनिकॉव रूल फॉलो करोगे तो ये हो जाएगा गलत। तो इसको गलत प्रूफ करने वाले साइंटिस्ट का नाम था खराश, और ये खराश के हिसाब से ही आपका आया था खराश इफेक्ट बोल दो या खराश लॉ बोल दो, या फिर इसको एंटी मार्कोनिकॉव भी बोल देते। तो एंटी मार्कोनिकॉव रूल बोल देते हैं या फिर खराश लॉ भी बोल देते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जब भी आपके पास कोई पेरोक्साइड हो, पेरोक्साइड क्या होते हैं, पेरोक्साइड होते हैं कुछ ऐसे। अगर आपके पास पेरोक्साइड है तो आप कुछ ऐसे बनाओगे, इसको आप लिख सकते हो C6H5OO, कुछ इस तरीके से आपके जो पेरोक्साइड्स होते हैं, यू कैन राइट इट लाइक दिस, और ये होते हैं आपके पेरोक्साइड्स। अब इसमें सिनेरियो क्या बनता है, अगर आपके पास HBr दे दिया जाए और आपके पास कोई भी पेरोक्साइड हो तो आप करोगे एंटी मार्कोनिकॉव। मार्कोनिकॉव कहता था क्या, कि अगर आपके पास कोई भी नेगेटिव स्पीशी है तो वो जाएगी लेस हाइड्रोजन वाले कार्बन पर, और एंटी मार्कोनिकॉव इसी का उल्टा होगा जो कहता है लेस नेगेटिव स्पीशी जाएगी मोर हाइड्रोजन वाले कार्बन पर। ये होता है आपका लॉ। तो इसकी लॉ की अगर मैकेनिज्म देखें तो वी कैन सी डायरेक्टली फ्रॉम योर बुक। सिस्टम्स आ गया ये, हाँ। तो यहाँ से आपने सीखा, अगर इसको थोड़ा बोल्ड कर देते तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने कवर कर ली। केमिकल प्रॉपर्टीज की रिएक्शन में हमने डाई हाइड्रोजन का एडिशन सीख लिया, हैलोजेंस का एडिशन सीख लिया। उसके अलावा हमने हैलोजेंस के बाद हैलोजन हैलाइड का एडिशन सीख लिया, जिसमें आपको देखने को मिला कि सिमेट्रिकल होते थे तो डायरेक्टली ऐड कर दिया, और अगर एंटी मार्कोनिकॉव और मार्कोनिकॉव रूल फॉलो में आया तो इसका मतलब था कि आपकी जो स्पीशीज थी वो क्या थी, वो आपकी अनसिमेट्रिकल थी। तो यहीं से हमारी मैकेनिज्म भी आई थी। मैकेनिज्म हम अभी करके आए हैं कि स्टेबिलिटी देखी थी कार्बोकैटायन के बारे में, तो वहां से हमारी स्टेबिलिटी के बारे में पता चल गया। इसके अलावा अगर बोल रहे हैं आपसे कि बताओ, ओके दिस इज 31, चलो क्या हुआ कि यहाँ पर ये बोल रहे थे अगर आपको एंटी मार्कोनिकॉव रूल फॉलो करना है तो इसका नाम दिया है पेरोक्साइड इफेक्ट, खराश इफेक्ट, या फिर एंटी मार्कोनिकॉव रूल। ठीक है, तो इस रूल में क्या होता है, आपको सिर्फ उल्टा चलना है, मार्कोनिकॉव के हिसाब से आपको उल्टा चलना है। अब वो कैसे होगा, जब आपको ब्रोमाइड के साथ, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ जब आपको पेरोक्साइड भी दिया होगा तब आप ये सारा काम करोगे। जब आपको पेरोक्साइड भी दिया होगा तब आप ये सारा काम करोगे, और पेरोक्साइड होता है C6H5COO। ठीक है, तो इसको आप खोल के अगर लिखोगे तो खोल के लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब देखो इसका मैकेनिज्म ध्यान से समझते हैं। इसके मैकेनिज्म में क्या हुआ कि आपने लिया पेरोक्साइड, जैसे ही आपने बेंजोइल पेरोक्साइड लिया तो पेरोक्साइड खुला कुछ इस तरीके से, और आपने करा देना है होमोलिसिस। होमोलिसिस का मतलब हुआ कि आपको बॉन्ड तोड़ देना है। तो यहाँ से आपने बॉन्ड तोड़ा, एक वैकेंसी यहाँ खाली, एक वैकेंसी यहाँ पर। अब क्योंकि यहाँ पर ऐसी चीजें बन गई हैं तो ये चीज बनने के बाद आप कुछ ऐसा सिनेरियो बना सकते हो। आफ्टर दिस आप इसको फर्दर रिएक्ट कराओ, मतलब आप इसके अंदर से CO2 निकालो बाहर, मतलब आप इसका करो डीकार्बोक्सिलेशन। जब आपने किया डीकार्बोक्सिलेशन तो आपके 2 कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर आ गए क्योंकि यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स थे, और बचा हुआ जो बेंजाइल ग्रुप बचा आपके पास, बेंजीन की रिंग नहीं थी, बेंजाइल ग्रुप था अलोंग विद दिस रेडिकल। ठीक है, अब इतना काम करने के बाद आपने इसको रिएक्ट करा देना है HBr के साथ। जब HBr के साथ रिएक्ट कराओगे तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, बेंजीन चाहता है स्टेबल होना तो ये हाइड्रोजन लेकर के स्टेबल हो जाता है, वेयर एज जो ये इसका फ्री रेडिकल था, फ्री रेडिकल आ जाता है आपके ब्रोमीन के पास। तो देखो यहाँ पर आ गया फ्री रेडिकल आपके ब्रोमीन के पास। अब क्योंकि फ्री रेडिकल वाली मैकेनिज्म है तो स्टेप्स होते थे इनिशिएशन, प्रोपगेशन और टर्मिनेशन। अब प्रोपगेशन स्टार्ट हो गया था, ऊपर ही इनिशिएशन हो गया था, तो अब प्रोपगेशन हो रहा है। तो आपने लिया अपना कोई भी एल्कीन और इसको कराया रिएक्ट ब्रोमीन के साथ। जैसे ही आप एल्कीन को ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराओगे तो 2 सिनेरियो बन सकते हैं, या तो ब्रोमीन यहाँ ऐड हो जाए या फिर ब्रोमीन यहाँ ऐड हो जाए। सपोजिटली ब्रोमीन हो गया आपका फर्स्ट पोजीशन पर ऐड, मतलब कार्बन
उस वाले कार्बन पर ऐड हो गया जहां पर आपका ब्रोमीन, जहां पर हाइड्रोजन कम थे। ये हुआ आपका मार्कोनिकॉव रूल। और ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ की जगह आपका जो ब्रोमीन है वो यहाँ ऐड हो जाए, तो आपका ब्रोमीन यहाँ ऐड हो गया। अब बताओ, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, ये बना आपका प्राइमरी फ्री रेडिकल और ये बना आपका सेकेंडरी फ्री रेडिकल। क्या आपको नहीं लग रहा कि मार्कोनिकॉव रूल तो यहाँ गलत हो गया, क्योंकि प्राइमरी रेडिकल की स्टेबिलिटी की जगह सेकेंडरी रेडिकल जो होता है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो उस हिसाब से हमने इस लॉ को कर दिया करेक्ट और इसी लॉ को बोल दिया हमने क्या, एंटी मार्कोनिकॉव रूल। अब कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ टर्मिनेशन स्टेप्स कराने हैं ताकि आपकी जो रिएक्शन है वो टर्मिनेट हो जाए। और टर्मिनेट कराने के लिए आप दोबारा से हाइड्रोजन एटम का या फिर हाइड्रोजन की इसके रिएक्शन करा दोगे, जो HBr से निकला हुआ हाइड्रोजन था, अगर आप उससे इसकी रिएक्शन करा दोगे तो वहां से आपका काम बन जाएगा। जैसे जैसे आपके पास है ये पूरा जो ऊपर हम बनाकर आए ऑलरेडी, तो यहाँ पर ये बनाने के बाद आपने इसकी HBr से रिएक्शन कराई, आपने दे देना है हाइड्रोजन और ब्रोमीन आपका फिर से हो जाएगा जनरेट। और सिमिलरली आप इसको फर्दर करा सकते हो रिएक्शन को टर्मिनेट बाय इस फर्दर रिएक्शन को टर्मिनेट कराने के लिए आपने कुछ नहीं करना, फिर से आपको HBr लेना है और आप फर्दर टर्मिनेट कराओगे और ब्रोमीन जो है वो बनता चल जाएगा। ये तब की रिएक्शन है, ये माइनर प्रोडक्ट बनाया है, ये तब की रिएक्शन है जब आप इस वाले कार्बन पर लगाते हो ब्रोमीन, मतलब जब आप मार्कोनिकॉव रूल फॉलो करते हो, ये तब की रिएक्शन है। और जब आप एंटी मार्कोनिकॉव रूल फॉलो कर रहे थे तब की रिएक्शन में आपका बन रहा था सॉर्ट ऑफ मेजर प्रोडक्ट। हियर इज योर मेजर प्रोडक्ट, इसको बोलेंगे मेजर प्रोडक्ट। इसको मेजर प्रोडक्ट इसलिए बोला है क्योंकि ये स्टेबल फ्री रेडिकल से बना है, और उसको माइनर इसलिए बोला है क्योंकि वो लेस स्टेबल से बना है। आई होप मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो दैट्स व्हाई इट वाज इम्पोर्टेंट, सो यू गेट योर क्लियर कंसेप्ट्स। अब इसके साथ हमारे पास आती है दूसरी रिएक्शन, जो कह रहे हैं कि अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करोगे तो क्या होगा। तो हम अभी करके आए थे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और हमने देख लिया कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं तो भी हम मार्कोनिकॉव रूल फॉलो कर रहे हैं, अगर हम वाटर के साथ करते हैं तो भी मार्कोनिकॉव होता है। व्हाट अबाउट अगर हम अपनी ऑक्सीडेशन रिएक्शन करें, मतलब हम ऑक्सीजन ऐड करें। अगर आप ऑक्सीजन को KMnO4 जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, आई होप आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पता है, अगर नहीं पता है तो आप रिडॉक्स की रिएक्शन की पूरी सीरीज ऑलरेडी अपलोडेड है, तो यू कैन गो एंड वॉच इट आउट। उसके अलावा अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन के अंदर अगर हम लेते हैं KMnO4, इफ वी विल टेक KMnO4, वो भी आप कह सकते हो कि डाइल्यूट फॉर्म में आपको लेना है KMnO4 की अगर आप रिएक्शन कराते हो जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऐसे वाले रिएजेंट को आप बोलते हो बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट का मतलब होता है पोटेशियम पर मैंगनेट आपको लेना है, लेकिन लेना है किसकी प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में, और आप क्या कर रहे हो, ऑक्सीडाइज कर रहे हो, तो ऑक्सीजन आप ऐड कर दोगे। ऐसे सिनेरियो में आपके जो है वो विसिनल कंपाउंड्स जो है वो फॉर्म होते हैं। विसिनल और जेमिनल की कहानी हमने कल पढ़ी थी, ठीक है। तो विसिनल का मतलब होता है एडजेसेंट कार्बन पर ही आपके जो ग्रुप्स हैं वो लग जाते हैं, तो यहाँ पर एडजेसेंट कार्बन पर ही आपके ग्रुप लग गए, और इसका एक कॉमन नेम है जिसको हम बोल देते हैं ग्लाइकॉल। सिमिलरली यहाँ पर भी सेम सिनेरियो होगा, यहाँ भी आपका OH जुड़ जाएगा, यहाँ भी OH जुड़ जाएगा, और ये वाला बॉन्ड हो जाएगा आपका रिमूव। अगर हम आगे चलें, उससे भी आगे एक और रिएक्शन, नहीं, अगर ये थी आपकी सिक्स्थ रिएक्शन, इसके अलावा आपकी जो रिएक्शन आती है वो आती है ओजोनेलिसिस रिएक्शन। ओजोनेलिसिस रिएक्शन का मतलब होता है पहले तो आप ऑक्सीजन से रिएक्ट करा रहे थे, पर अब आप जो रिएक्शन कराओगे वो आप ओजोन से रिएक्ट कराओगे। ओजोन का मतलब होता है O3। तो अगर कोई रिएक्शन O3 के साथ होती है तो कुछ इस तरीके का कंपाउंड बनता है, रिंग टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, और ऐसे कंपाउंड्स को बोला जाता है ओजोनाइड। तो दे कैन आस्क यू व्हाट डू यू मीन बाय ओजोनाइड। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर जिसके अंदर तीन ऑक्सीजन जुड़े हो, और ये बनता है हमेशा किसकी मदद से, ओजोन की प्रेजेंस में बनता है। तो जब आपके ऐसे सिनेरियो बन जाते हैं तब आप बोलते हो ऐसी रिएक्शन को ओजोनोलिसिस। जब ओजोनाइड बन गया, अब ओजोनाइड बनने के बाद आपको करानी है इसकी रिएक्शन जिंक एक मेटल से और एक्वा स्टेट में, मतलब वाटर के प्रेजेंस में।
तो ओजोनाइड का तो कुछ काम नहीं है। अब हमें इसको तोड़ना पड़ेगा मॉलिक्यूल को, जो इतना बड़ा कंपाउंड बन गया, अगर हम इसको तोड़ देते हैं, तोड़ो यहाँ से आपने तोड़ा और यहाँ से आपने तोड़ा, फिर आप यहाँ से आप तोड़ोगे और ये तो यहाँ से टूट ही गया उसके लिए, तो क्या होता है, ये वाला कंपाउंड अलग बनेगा और आपका ये वाला मॉलिक्यूल जो है वो अलग बनेगा। और जो इनकी खाली खाली स्पेशी थी, खाली खाली वैकेंसी थी, जैसे यहाँ से एक बॉन्ड टूटा था तो वो वैकेंसी यहाँ फिल हो जाएगी, क्योंकि इसने भी तो अपना एक लूज किया था। सिमिलरली जो बॉन्ड यहाँ से टूटा था वो डबल बॉन्ड यहाँ फॉर्म कर लेगा बिकॉज ऑफ दिस ब्रेकेज। तो कुछ इस प्रकार के आपके जो एलिमेंट्स हैं वो बन जाएंगे। तो अगर आपको फिर से देखना है कि कैसे टूट रहे हैं बॉन्ड्स, तो आप देख सकते हो ऐसे। सपोज यहाँ से एक बॉन्ड टूटा, यहाँ से बॉन्ड टूटा और ये तीनों बॉन्ड टूट गए। जब तीनों बॉन्ड टूटे तो कार्बन की एक खाली और ऑक्सीजन की एक खाली ने मिला दिया डबल बॉन्ड। यहाँ वाले कार्बन की एक खाली और ऑक्सीजन की एक खाली दोनों ने मिला करके बना दिया डबल बॉन्ड। जो ये स्पीशी बनी उसको ही आपने यहाँ ला करके जोड़ दिया। ठीक है, तो इसी को बोलते हो आगे के स्ट्रक्चर्स। ये एक और एग्जाम्पल है, आप इसको रीड कर सकते हो घर पे। नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट रिएक्शन है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। अब बहुत सारे लोग हैं पॉलीथीन्स यूज करते हैं, पॉलीमर शीट्स यूज करते हैं, और फैब्रिक के तौर पर भी पॉलीमर को यूज किया जाता है, लाइक पॉलीएस्टर आपने देखा होगा, और बहुत सारी चीजें होती हैं जो पॉली कंपाउंड से बनती है। पॉली का खुद मतलब होता है मैनी, पॉली का खुद मतलब होता है मैनी, पॉली मतलब मैनी। अब पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जब आप छोटी छोटी यूनिट्स को, जैसे कि आप इथीन को जोड़ दो, छोटे छोटे इथीन 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 के यूनिट्स को, अगर आप बहुत सारी इथीन यूनिट्स को एक साथ जोड़ देते हो ताकि एक लंबी सी चेन बन जाए, एक लंबी चेन लाइक स्ट्रक्चर आप फॉर्म कर लो उसका इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो उसी प्रोसेस को बोला जाता है पॉलीमराइजेशन। तो अगर आप इथीन को जोड़ रहे हो तो आप बोलोगे पॉलीथीन, अगर आप प्रोपीन को जोड़ रहे हो तो आप बोलोगे पॉलीप्रोपीन, और अगर आप ब्यूटेन को जोड़ रहे हो तो पॉलीब्यूटेन। तो इसका जो है वो मेडिकल फील्ड के अंदर भी बहुत ज़्यादा यूज है, जैसे कि आप देखते हो प्रोस्थेटिक लेग्स आप देखते हो, या फिर लेंसेज आप देखते हो, टीथ आप देखते हो, आजकल तो वी हैव आर्टिफिशियल स्किन, आर्टिफिशियल ब्लड एंड सो ऑन। तो ये सब चीज़ों के अंदर आपके जितने भी पॉलीमर्स होते हैं दे आर एक्चुअली यूजफुल, और पॉलीमर्स को बनाने के ही प्रोसेस को बोला जाता है पॉलीमराइजेशन। वहीं पॉलीमराइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो यूजुअली एल्कीन से ही बनाई जाती है। तो स्मॉल स्मॉल यूनिट्स अगर एल्कीन के जोड़ दिए जाएं इन अ वेरी लॉन्ग चेन, तो वहाँ से आपकी चीज़ें जो हैं वो बन के आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हो, जो स्मॉल यूनिट्स होती हैं, जैसे कि अगर हमें पॉलीइथीन बनाना है तो इथीन की जो स्मॉल यूनिट्स हैं उनको बोला जाएगा मोनोमर्स। मोनो मतलब वन और मर मतलब कि एक लॉन्ग चेन बनाने वाली जो यूनिट है वो, तो उनको बोला जाता है मोनोमर। और बाद में जब ये बन जाती हैं तो स्ट्रेट चेन विथ वेरी विद लार्ज अमाउंट ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ मोनोमर्स, उसी को बोल देते हैं हम पॉलीमर्स। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आता है ये एक जैसे आपने लिया कोई भी इथीन, इथीन आपने लिया, और इस इथीन को अगर आप हाई टेम्परेचर पर, प्रेशर पर कैटलिस्ट की मदद से जोड़ देते हो, तो इसका मतलब है यहाँ पर और भी आगे चेन्स आ रही हैं, पीछे भी चेन्स हैं और आगे भी चेन्स हैं, तो उसको बोल देते हैं पॉलीइथीन, मतलब मैनी इथीन के मॉलिक्यूल्स जो है वो जुड़े हुए हैं। सिमिलरली अगर आप इसकी बात करते हो, प्रोपीन की बात करते हो, एन टाइम्स, एन मतलब मेनी, मेनी यू आर टेकिंग, पता नहीं कितने, आपको जितनी लंबी चेन बनानी है उस हिसाब से आप लोगे, और ये जो है यूनिट ये बार बार रिपीट होगी। कैसे आप इसको देख सकते हो, CH3 CH2, और यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर चीज़ें ऐड होनी शुरू हो जाएगी, और जब चीज़ें ऐड होती रहेंगी, आप ऐड ऑन करते रहोगे, तो वहाँ से आपकी रिएक्शन जो है वो चली जाएगी n नंबर ऑफ टाइम्स, और यहीं से आपका जो है फॉर्मेशन हो जाएगा पॉलीप्रोपीन का। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि केमिकल रिएक्शंस कैसे होती हैं और फर्दर ऑन आपकी रिएक्शंस कैसे होती हैं। एल्कीन की रिएक्शन हम कवर कर चुके हैं, इसके एल्कीन के साथ साथ हमने एल्कीन के भी रिएक्शंस जो है वो कवर कर ली। इसके साथ साथ हमने एल्केन की जो रिएक्शंस हैं हम वो भी कवर कर चुके हैं, तो हमारा एल्केन एल्कीन दोनों खत्म हो गए हैं। इन द नेक्स्ट क्लास वी शैल बी स्टार्टिंग विद एल्काइंस, so be ready, and if you have not yet watched the complete lecture, so kindly watch it out,
ताकि आपको बाद के लेक्चर्स में प्रॉब्लम ना हो। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।